अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। अल्लाह से दुआ है आप सब खैरियत से हों और आपकी जिंदगी खुशियों से भरपूर हो। ये सबसे गुजारिश है कि अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो लाजमी इसको सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक के बटन को भी जरूर प्रेस कर दें। आई होप आप सब मुझे जरूर सपोर्ट करेंगे। तो मजीद खौफनाक स्टोरीज के लिए जुड़े रहिए। नसीर हाररवासा के साथ वो हमारी हारर फैमिली का हिस्सा बने रहिए। बहुत शुक्रिया दोस्तों। बढ़ते हैं आज की स्टोरी की जानिब। दोस्तों ये स्टोरी हामिद अली की है जिनका ताल्लुक कराची से है। चलिए सुनते हैं हामिद अली की स्टोरी उन्हीं की ज़बानी। अस्सलाम अलैकुम नसीर भाई, मेरा नाम हामिद अली है। मैं पिछले 10 साल से माजदा चला रहा हूं। अक्सर लंबे रूट्स पर माल डिलीवर करने के लिए रात के वक्त सफर करता हूं क्योंकि दिन के मुकाबले में रात को ट्रैफिक कम होती है और वक्त भी बचता है। ये वाकया पिछले साल सर्दियों की 1 तारीख रात का है। मैं लाहौर से बहावलपुर की तरफ जा रहा था। वक्त रात के तकरीबन 12:30 बज रहे थे। रास्ता सुनसान और खामोश था, यहां तक कि दूर दूर तक किसी गाड़ी की हेडलाइट भी नजर ना आ रही थी। मैंने रेडियो बंद कर दिया था क्योंकि सिग्नल्स खराब थे और मेरे साथी क्लीनर यूनस भी सो रहा था। अभी हम हिड्राजबाना के करीब पहुंचे थे कि अचानक मेरी नजर सड़क के किनारे एक अजीब सी औरत पर पड़ी। वो सफेद लिबास में मलबूस थी, लंबे बाल खिले हुए और सर झुका हुआ। मैंने गाड़ी आहिस्ता की कि शायद कोई मुसाफिर है जिसे मदद की जरूरत हो, मगर जैसे ही मैं इसके करीब पहुंचा वो औरत अचानक गायब हो गई। मेरे जिस्म में सर्दी की एक लहर दौड़ गई। मैंने फौरन गाड़ी का लॉक चेक किया और शीशा ऊपर किया। दिल में वसवसे पैदा होने लगे। सोचा शायद आंखों का धोखा हो। यूनस को जगाने का सोचा मगर वो खर्राटे मार रहा था। मैंने खुद को तसल्ली दी और सफर जारी रखा। तकरीबन 15 किलोमीटर आगे गया होऊंगा कि फिर वही औरत सड़क के दरमियान खड़ी नजर आई। इस बार वो बिल्कुल मेरे सामने थी। मैंने ब्रेक मारकर गाड़ी रोक दी। मेरा दिल धड़क रहा था। मैंने आंखें मिले, सोचा शायद वहम हो, लेकिन जब दोबारा देखा तो वो अब भी वहीं खड़ी थी। मैंने लाइट्स हाई बीम पर की, तब भी वो टस से मिस न हुई। मैंने हार्न बजाया लेकिन उसने कोई रद्द-अमल ना दिया। फिर इनाफ आना वो औरत मेरी विंड स्क्रीन के ऐन सामने आ गई। उसका चेहरा बिल्कुल सादा मगर बेहद सर्द था। आंखों में कोई जज्बा न था, जैसे वो मुझे देख ही ना रही हो, बस घूर रही हो। मैंने झट से क्लच दबाया, गियर लगाया और गाड़ी आगे बढ़ा दी। जैसे ही गाड़ी इससे टकराने लगी वो अचानक गायब हो गई। ये मंजर देखकर मेरी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट दौड़ गई। यूनस ने भी आंखें खोली और घबरा कर पूछा, क्या हुआ भाई, ब्रेक क्यों मारे? मैंने हिचकिचाते हुए कहा, कुछ नहीं, बस कुत्ता आ गया था। मगर मेरी आवाज में लर्जिश थी। यूनस ने फौरन महसूस कर लिया, हामिद भाई अब ठीक हैं, आपके चेहरे का रंग क्यों आड़ा हुआ है? मैंने बात टाल दी और कहा, बस नींद आ रही है शायद। तुम चाय बना दो। हमने कुछ आगे जाकर एक बंद पड़े छोटे से होटल के करीब गाड़ी रोकी। चाय का सामान तो हमारे पास था ही। यूनस ने गैस सिलेंडर जलाया और चाय बनाने लगा। मैं गाड़ी से उतरकर सड़क के किनारे खड़ा हो गया। ठंडी हुआ जिस्म में अजीब सनसनी पैदा कर रही थी। दूर दरख्तों के दरमियान कुछ हलचल सी महसूस हुई, जैसे कोई झाड़ियों में चल रहा हो। मैंने गौर से देखा तो एक साया सा नजर आया जो काफी ऊंचा था, इंसान से बड़ा। वो साया बहुत तेजी से हरकत कर रहा था। मैं घबरा कर वापस गाड़ी की तरफ लपका। यूनस, चाय छोड़ो, गाड़ी में बैठो। क्यों, क्या हुआ? बाद में बताता हूं, अभी फौरन चलो। हम दोनों तेजी से गाड़ी में बैठे और वहां से निकल पड़े। रास्ते में यूनस ने कई बार पूछा कि क्या हुआ, मगर मैं चुप रहा। मुझे लगा शायद मैं ही ज्यादा सोच रहा हूं।
मगर जो कुछ अगले चंद घंटों में होने वाला था वो सब कुछ मेरी सोचों से भी परे था। मैंने गाड़ी की रफ्तार तेज कर दी। यूनुस कुछ न कुछ पूछता रहा मगर मेरी जबान बंद थी। दिल बुरी तरह धड़क रहा था और हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे। मैं खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था लेकिन जहन में वो औरत का चेहरा, इसकी खाली आंखें और झाड़ियों में चलते हुए साए की तस्वीर बार बार आ रही थी। हम चुन्नी गोट के करीब पहुंचे ही थे कि गाड़ी का इंजन अचानक झटका खाकर बंद हो गया। क्या हुआ भाई? यूनुस ने घबरा कर पूछा। पता नहीं, सब कुछ ठीक था। मैंने दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश की मगर गाड़ी ने जवाब ना दिया। वो बिल्कुल खामोश हो चुकी थी, जैसे जान निकल गई हो। मैंने बोनेट खोला, कुछ देर बैटरी और वायर्स चेक किए लेकिन सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। सड़क मुकम्मल सुनसान थी। दाएं बाएं कोई मकान नहीं था। दूर दूर तक सिर्फ दरख्त, झाड़ियां और तारीकी। यूनुस ने मशवरा दिया कि किसी को कॉल कर लेते हैं मगर जैसे ही हमने फोन निकाला दोनों के मोबाइल में नेटवर्क नहीं था। यार सिग्नल नहीं आ रहा, यूनुस बोला। मेरे मोबाइल पर भी 0 सिग्नल है, मैंने कहा और आसमान की तरफ देखा। हर तरफ तारीकी, चांद भी बादलों में छुपा हुआ था। फिजा में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे कुदरत खुद भी कुछ छुपा रही हो। हम वापस गाड़ी में आकर बैठ गए। मैंने फैसला किया कि फजर तक इंतजार करते हैं, फिर शायद सिग्नल आ जाए या कोई मदद नजर आ जाए। लेकिन वो जो होना था वो अब शुरू हो चुका था। तकरीबन 15 मिनट गुजरे होंगे कि हमें गाड़ी के बाहर कदमों की आहट सुनाई दी। मैंने यूनुस को खामोश रहने का इशारा किया। दोनों ने गर्दनें खिड़की से बाहर निकाल कर देखा मगर कुछ नजर न आया। अचानक गाड़ी के पिछले हिस्से से जोर की दस्तक सुनाई दी। ठक ठक ठक। यूनुस ने डर के मारे मेरा बाजू पकड़ लिया। मैंने फौरन अंदर से दरवाजे लॉक किए और रोशनी बंद कर दी। दोनों दम साधे बैठे रहे। फिर एक साया गाड़ी के एक तरफ से दूसरी तरफ गुजरा। वो इंसानी कद से काफी ऊंचा था। इसके हाथ लंबे और नोकीले थे, जैसे किसी जानवर के पंजे हों। हामिद भाई। वो क्या है? यूनुस की आवाज कांप रही थी। मैं नहीं जानता, यूनुस। कुछ भी मत करना, सिर्फ चुप रहो। साया अब विंड स्क्रीन के सामने आ चुका था। हमने बमुश्किल अंधेरे में उसके खदोखाल देखे। इसका चेहरा मुकम्मल सिया था, जैसे आंख, नाक, मुंह कुछ भी ना हो, सिर्फ एक खला। फिर इसने अपना हाथ विंड स्क्रीन पर रखा। खिड़कियों पर बर्फ जैसी ठंडक आ गई। मेरे पसीने में शराबूर जिस्म को भी सर्दी लगने लगी। फिर वो साया धीरे धीरे पीछे हट गया और गायब हो गया। हमने कुछ देर तक हरकत न की। दिल धड़क रहा था जैसे पसलियां तोड़कर बाहर आ जाएगा। थोड़ी देर बाद गाड़ी के अंदर की लाइट खुद ब खुद ऑन हो गई। वो लाइट जो बंद थी। फिर गाड़ी का हॉर्न खुद ब खुद बजने लगा। हम दोनों चीख पड़े। मैंने बेइख्तियार स्टार्ट का बटन दबाया और हैरत की बात यह कि गाड़ी फौरन स्टार्ट हो गई, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। यूनुस, बैठो, अभी निकलते हैं। मैंने गाड़ी फुल स्पीड पर दौड़ाई। रास्ते में कोई ना कोई साया, कोई सरगोशी, कभी कोई चीख मुसलसल हमारा पीछा करती रही। एक जगह दरख्तों के दरमियान से एक औरत भागती हुई सड़क के बीच आ गई। वही औरत जो पहले नजर आई थी। इस बार उसका चेहरा खून से लथपथ था। मैंने गाड़ी का रुख बदला, वो गायब हो गई। हमारी गाड़ी अब तेज रफ्तारी से सफर तय कर रही थी। सूरज निकलने में अब थोड़ा ही वक्त रह गया था। जैसे ही उफुक पर हल्की सी रोशनी पड़ी, सब कुछ एकदम खत्म हो गया। ना कोई साया, ना कोई आवाज, ना कोई परेशानी। हम सुबह के वक्त बहावलपुर के नवाही इलाके में एक पेट्रोल पंप पर रुके। वहां के अमले ने हमें देखा तो फौरन पूछा, भाई, आप लोग रात भर कहां थे? ये इलाका चंड वाली सड़क है। यहां रात को कोई नहीं आता। यहां कई साल पहले एक औरत का एक्सीडेंट हुआ था। वो मर गई थी,
तब से अक्सर लोगों को वो औरत सड़क पर नजर आती है। जो भी इस सड़क पर रात गुजारता है, इसके साथ कुछ न कुछ जरूर होता है। मैं और यूनस एक दूसरे को देखने लगे। हमें समझ आ चुकी थी कि जो कुछ हुआ वो सिर्फ वहम नहीं था, बल्कि एक हकीकत थी। एक ऐसी हकीकत जो अब तक हमारे दिल और दिमाग में नक्श है। मैं आज भी इस सड़क पर रात के वक्त जाने से डरता हूं। माज़दा अब भी चलाता हूं, मगर सूरज ढलने से पहले ही सफर मुकम्मल कर लेता हूं, क्योंकि कुछ साए सिर्फ अंधेरे में नजर आते हैं। दोस्तों, बढ़ते हैं एक और स्टोरी की जानिब। मेरा नाम अहसन खान है और मैं कराची के इलाके कोरंगी में रहता हूं। मेरी उम्र तकरीबन 34 साल है और मैं एक मकामी न्यूज चैनल में बतौर वीडियोग्राफर काम करता हूं। मेरे काम की नौयत ऐसी है कि अक्सर रात के वक्त भी रिपोर्टिंग के लिए जाना पड़ता है। खास तौर पर अगर कोई पुरस्कार वाकया हो तो मुझे फौरन भेज दिया जाता है। यह वाकया 2021 के अक्टूबर का है। एक रात मुझे अपने रिपोर्टर दोस्त नोमान के साथ लांढी के एक पुराने कब्रिस्तान में जाना पड़ा। किसी ने चैनल में इत्तला दी थी कि इस कब्रिस्तान में रात के वक्त जिन्नात की मौजूदगी महसूस की गई है और लोगों ने अजीब आवाजें सुनी हैं। मैं और नोमान दोनों ही ऐसी बातों पर ज्यादा यकीन नहीं रखते थे, मगर एडिटर की हिदायत थी कि वीडियो बनाओ, मकामी लोगों से इंटरव्यू लो और अगर कोई गैर मामूली चीज मिले तो इस पर रोशनी डालो। हम दोनों कैमरा और लाइट्स लेकर रात तकरीबन 12:30 बजे कब्रिस्तान के गेट पर पहुंचे। कब्रिस्तान मुकम्मल तौर पर वीरान था। गेट पर सिर्फ एक पुराना चौकीदार मौजूद था जिसका नाम हाजी अकरम था। वो हमें देखकर बोला, बाबू, अंदर रात के वक्त ना जाया करो, यहां कई लोगों के साथ अजीब वाकयात हो चुके हैं। नौमान हंसते हुए बोला, चचा, हमें बस 10 मिनट लगेंगे, कुछ शॉट्स लेने हैं, आप फिक्र ना करें। हाजी अकरम ने एक गहरी सांस ली और कहा, जाओ, मगर कुछ भी गैर मामूली लगे तो फौरन वापस पलट आना। हम दोनों ने लाइट्स ऑन की और कब्रिस्तान के अंदर दाखिल हो गए। चारों तरफ खामोशी का आलम था, सिर्फ कभी कभार दूर कहीं से कुत्ते के भौंकने की आवाज आ जाती। कब्रें बोसीदा और टूटी फूटी थीं, कई कब्रें झाड़ियों में छपी हुई थीं। कुछ कब्रों के कतबे भी गायब थे। मैं कैमरा ऑन करके फुटेज लेने लगा। अचानक नोमान रुक गया और आहिस्ता से बोला, एहसन, ये आवाज सुनी तुमने? मैंने चौंक कर पूछा, कैसी आवाज? किसी के पढ़ने की, जैसे कोई सूरा पढ़ रहा हो। हम दोनों खामोश हो गए और सुनने लगे। वाकई बहुत हल्की सी आवाज आ रही थी, जैसे कोई बहुत दूर बैठा कुरान की तिलावत कर रहा हो, मगर इस वक्त वहां हम दोनों के अलावा कोई ना था। नोमान ने फौरन लाइट इस समत की तरफ की जहां से आवाज आ रही थी, मगर कुछ नजर ना आया। हम आहिस्ता आहिस्ता इस तरफ बढ़ने लगे। ज्यों-ज्यों हम करीब जाते गए, आवाज मध्यम होती गई और फिर यकदम बंद हो गई। मैंने कैमरा इस तरफ किया जहां एक बहुत पुराना दरख्त था, जिसकी जड़ें कब्रों में से निकलकर जमीन के ऊपर आ चुकी थी। अचानक कैमरे की स्क्रीन पर एक साया सा हरकत करता नजर आया। मैंने फौरन नौमान से कहा, रुक जाओ, कोई है यहां। हम दोनों थोड़े फासले पर रुक गए। मैंने कैमरे को जूम इन किया, मगर कुछ नजर ना आया। हमने सोचा शायद झाड़ियों में कोई जानवर होगा। अभी हम वापस जाने का सोच ही रहे थे कि एक जोरदार चीख कब्रिस्तान के अंदर गूंजी। वो चीख इतनी दिल दहला देने वाली थी कि हमारे जिस्म सुन हो गए। नौमान ने फौरन कहा, एहसन, हमें यहां से निकलना चाहिए। मगर अभी हमने कदम भी ना बढ़ाया था कि अचानक कब्रिस्तान के एक कोने से रोशनी नजर आई। वो रोशनी किसी चिंगारी या आग जैसी नहीं थी, बल्कि सब्ज रंग की धुंध जैसी थी, जो आहिस्ता आहिस्ता एक कब्र के ऊपर मंडला रही थी। हम दोनों अपनी जगह पर जिन कर रह गए। कैमरे से वो सब रिकॉर्ड हो रहा था, मगर दिल में खौफ की एक लहर दौड़ गई। अचानक वो सब्ज धुंध एक इंसानी शक्ल इख्तियार करने लगी। इसके हाथ लंबे और धुआं जैसे थे और चेहरा बिल्कुल साफ नजर नहीं आ रहा था।
फिर वो साया आहिस्ता आहिस्ता हमारी तरफ बढ़ने लगा। नौमान, दौड़ो, मैं चलाया। हम दोनों बगैर पीछे देखे गेट की तरफ दौड़े, मगर हमारे पैरों के नीचे की जमीन अजीब महसूस हो रही थी, जैसे किसी दलदल पर भाग रहे हों। सांसें फूल रही थीं और ऐसा लग रहा था जैसे कुछ हमारे पीछे पीछे दौड़ रहा हो। जब हम गेट के करीब पहुंचे तो हाजी अकरम हमें हैरत से देखता रहा। हम दोनों हाँफते हुए इसके सामने गिरे। हाजी अकरम ने हमें पानी दिया और पूछा, क्या देखा तुम लोगों ने? नौमान ने जवाब दिया, हमें वहां कोई चीज नजर आई, कोई साया। हाजी अकरम ने सर हिलाया और कहा, मैंने तुम्हें पहले ही खबरदार किया था, ये कब्रिस्तान आम नहीं है। यहां एक जना था जो बरसों पहले एक आमिल ने कैद किया था, मगर अब वो कैद से निकल चुका है। रात के वक्त जो भी उसकी हुदूद में जाता है वो उसके असर में आ जाता है। मैंने हाजी अकरम से पूछा, क्या कोई और भी आया है रात को यहां? वो बोला, हां, कुछ साल पहले एक नौजवान आया था फोटोग्राफी के लिए। वो सुबह होश में नहीं आया, आज भी वो पागल खाने में है। हमने इस रात की रिकॉर्डिंग चैनल में नहीं दी। अगली सुबह जब मैंने फिज कंप्यूटर पर चेक की तो सब कुछ रिकॉर्ड था, मगर जैसे ही वो सब्ज धुंध नमूदार हुई, कैमरे की स्क्रीन धुंधला गई, आवाज भी खराब हो गई। वो फिज आज भी मेरे पास एक हॉट ड्राइव में मौजूद है, मगर मैंने आज तक किसी को नहीं दिखाई। ये वाकया मेरी जिंदगी का सबसे भयानक लम्हा था। इस वाकये के बाद कई हफ्ते गुजर चुके थे, मगर मेरे दिल से कब्रिस्तान की वो चीख, वो सब्ज धुंध और वो साया निकाले ना निकलता था। नौमान ने तो खुद को मुकम्मल तौर पर उस वाकये से दूर कर लिया था। उसने चैनल छोड़ दिया और शहर बदल कर लाहौर चला गया, मगर मेरे अंदर एक बेचैनी पैदा हो गई थी। मैं बार बार सोचता रहा कि वो साया क्या था, वो सब्ज रोशनी, वो आवाजें, क्या ये सब कोई वहम था या वाकई कुछ माफौक अलफितरत था? चंद हफ्ते बाद मैंने फैसला किया कि मैं एक बार फिर इस कब्रिस्तान जाऊंगा, मगर इस बार तन्हा। यह फैसला मेरे लिए आसान नहीं था, मगर एक सहाफी की फितरत होती है कि जब तक सवाल का जवाब ना मिल जाए दिमाग सुकून नहीं लेता। मैंने एक रात खुद को तैयार किया, कैमरा, ऑडियो रिकॉर्डर, फुल लाइट्स और एक छोटा सा कुरान पाक अपने साथ रखा। मैंने मगरिब के बाद थोड़ा सा खाकर कुछ देर आराम किया और रात 11:30 बजे अपनी बाइक निकाली। दिल में वसवसे थे, मगर इरादा पक्का था। 12:30 बजे में लांढी के इसी कब्रिस्तान के गेट पर पहुंचा। गेट बंद था, हाजी अकरम वहां मौजूद नहीं था। मैंने गेट फलांगने का फैसला किया। जैसे ही अंदर कदम रखा, एक ठंडी लहर मेरे जिस्म से टकराई। कब्रिस्तान वैसा ही सुनसान था, हर तरफ झाड़ियां, बोसीदा कब्रें, खामोशी, मगर आज हुआ में कुछ अजीब सी नमी और बोझलपन था। मैं आहिस्ता आहिस्ता उसी पुराने दरख्त की तरफ बढ़ा जहां पिछली बार वो सब्ज रोशनी नजर आई थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था, मगर कैमरा ऑन था और मैं फुटेज बना रहा था। अचानक वही तिलावत की आवाज दोबारा सुनाई देने लगी, अव्ज़ बिल्लाहि मिनल शैतानिर रजीम। आवाज जैसे जमीन के अंदर से आ रही हो। मैंने फौरन ऑडियो रिकॉर्डर ऑन किया और आवाज की समत बढ़ने लगा। करीब एक पुरानी कब्र थी जिस पर कोई कतबा नहीं था। आवाज उसी कब्र के नीचे से आ रही थी। मैं झक कर सुनने लगा। जैसे ही मैंने हाथ इस कब्र पर रखा, कब्र का कुछ हिस्सा नरम हो गया, जैसे मिट्टी हटने लगी हो। फिर अचानक एक झटके से कब्र के अंदर से किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं चीखा और फौरन पीछे हटा। हाथ बर्फ जैसा ठंडा था, जैसे खून ना हो। मैं जमीन पर गिरा और कैमरा एक तरफ जा गिरा। इस लम्हे कब्र का एक हिस्सा हिलने लगा, मिट्टी ऊपर से गिरने लगी और एक साये ने कब्र से बाहर निकलना शुरू किया। वही साया, वही सब्ज रोशनी, मगर इस बार वो वाज़े था।
एक लंबा काला धुआं सा जिस्म, जिसके चेहरे पर सिर्फ 2 जलती हुई आंखें थीं। उसने मेरी तरफ देखा और ऐसी आवाज निकाली जो इंसानी न थी, जैसे कई लोग एक साथ बोल रहे हों। तो वापस आ गया। तो ने हमें बुलाया है। मेरे जिस्म से जान निकल गई थी। मैं जितनी जोर से कलमा पढ़ सकता था पढ़ने लगा। ला इलाहा इल्ला अल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह, अव्ज़ बिल्लाह। मगर साया मेरे करीब आता गया। फिर अचानक एक जोरदार रोशनी चमकी और किसी ने मुझे बाजू से खींचा। आंखें खोली तो देखा वही हाजी अकरम था। क्या तुम पागल हो गए हो? दोबारा यहां आ गए? उसने मुझे घसीटते हुए बाहर निकाला। मैं मुकम्मल होश में ना था। हाजी अकरम मुझे अपने कमरे में ले गया, पानी पिलाया और मेरे हाथों पर कुरान के कुछ अल्फाज पढ़े। कुछ देर बाद जब मैं थोड़ा होश में आया तो हाजी अकरम ने कहा, बेटा, वो साया अब तुम्हारे पीछे लग चुका है। तुमने इसकी कब्र को छेड़ा है। वो जना था जो इस कब्र में कैद था। उसका वदा था कि जो इसे छुएगा वो इसका होगा। मैं लरसते हुए बोला, अब क्या होगा? तुम्हें किसी आमिल के पास जाना होगा, वरना वो साया तुम्हें ख्वाब में, तुम्हारे घर में, तुम्हारे जिस्म में भी दाखिल हो सकता है। मैंने अगले ही दिन एक मरूफ आमिल के पास रुजू किया। कई दिन तक मेरे ऊपर दम, तावीज और रूहानी इलाज जारी रहा। इस दौरान मैंने कई बार ख्वाब में वही साया देखा। कभी वो मुझे कब्रिस्तान की तरफ ले जाता, कभी मेरे बेड पर बैठा होता। कुछ हफ्तों बाद यह सिलसिला खत्म हुआ। आमिल ने कहा, वो अब वापस कैद है, मगर कभी दोबारा इस जगह मत जाना। आज कई साल गुजर चुके हैं। मैंने वो वीडियोस, वो रिकॉर्डिंग्स सब डिलीट कर दी है, मगर आज भी जब रात को सोना चाहता हूं, कभी कभी वो आवाजें सुनाई देती है। कब्रिस्तान का साया आज भी मेरे जहन के एक कोने में जिंदा है और शायद हमेशा रहेगा। जी दोस्तों, कैसी लगी आपको स्टोरीज? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अगर आप या आपके किसी जानने वाले के साथ कोई ऐसा खौफनाक बाकाबिल फरामोश वाकया पेश आया हो और आप उसे हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद मेरे व्हाट्सएप नंबर पर हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। अपना और अपने घर वालों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरे घर वालों को अपनी खुसूसी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ने चाहा तो मिलते हैं किसी और खौफनाक स्टोरी में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।